हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। हिंदी साहित्य का यहाँ पे आपको थ्योरी क्लास कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसके अंदर हम रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र की पुस्तक का संपूर्ण निचोड़ देख रहे हैं। बहुत ही डिटेल में क्लास रहने वाली है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, DSSB हो, EMRS हो, यूपी TGT PGT हो, NVS हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपका जो है ये इक्वली बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ज़ीरो टू हाई लेवल का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। और जहाँ तक बात करें यूपी TGT PGT की, आप जान रहे हैं डेट भी आ गया है, तो इसमें जो आप पैटर्न देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, हालांकि मैं आपको करवाऊंगी, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ये जितना भी पैटर्न आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन रहता है यूपी TGT PGT में। और बीपीएससी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं कहूँगी रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप ये पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको कराए हैं ऑलरेडी, आप अगर उतना भी कर लेते हैं तो आप हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा आपका कमांड हो जाएगा। तो अभी देखिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो क्या क्या हमने देख लिया एक बार रिकॉल कर देती हूँ आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हमने कंप्लीट कर लिया है, आदिकाल हमने कंप्लीट कर लिया है, भक्ति काल कंप्लीट कर लिया है, और आज हमारा रीतिकाल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि एक बार थ्योरी कर लेंगे ना तो फिर कम प्रैक्टिस करने का मज़ा ही अलग है। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपने नया देखा है। ठीक है, सारा कुछ आपको नोन ही लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको लेकर के बस आपको जुड़े रहना है, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और आप जानते हैं आपको क्या करना है, पसंद आता है तो लाइक कर ही सकते हैं आप, लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रीतिकाल जो है हमारा लगभग 3-4 क्लास हमारा हो चुका है, और पूरा हमने रीतिकाल को डिटेल में समझा है, जिसके अंदर हमने पूरा नामकरण देखा रीतिकाल का। इसके बाद जितनी भी उनको किस प्रकार से वर्गीकरण उनका किया गया है रीतिकाल का, वो हमने देखा। कौन कौन से कवि उसके अंदर आते हैं, प्रसिद्ध जितने भी आपके रीतिकाल के रचना है, रचनाकार हैं, सबको हमने बिल्कुल टेबल के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है। और इसके बाद जो है हमने रीतिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा की, जहाँ पे हमने उनके आचार्यत्व के पर बात किया, उनके सोर्स क्या हैं उस पर हमने बात किया। हर एक प्रकार से हर एक डायमेंशन को हमने जो है रीतिकाल को कवर कर लिया है। और हमने अब जो है कुछ प्रसिद्ध कवि हैं जहाँ से आपके थोड़े से और डिटेल में प्रश्न बन जाते हैं, उसको हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो लगभग 4 कवियों का वर्णन हमने अपने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, जिसके अंदर हमने केशव दास को देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतीराम को हमने कवर कर लिया, भूषण को कवर कर लिया है, और बिहारी लाल को हमने कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से विजिट कीजिए। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। आप जो भी मांगते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको अगर नहीं मिल रहा है तो मैं वहाँ पर आपको शेयर भी कर देती हूँ, और ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे देव के बारे में पढ़ेंगे, और पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देव, पद्माकर, और आई थिंक एक और हैं, किनके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सारा रचना, उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। इसके बाद मैं बात करूँ तो इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वो भी हम देखेंगे। घनानंद है, ठीक है, याद नहीं आ रहा था। घनानंद हो गए, पद्माकर और देव, ये 3 कवि के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं फुल ऑफ डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जितने भी लोग देखिए मैसेज कर रहे हैं या फिर नोट्स लेके क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं वीडियो में ही आपको बता देती हूँ कि नोट्स आपको जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, 7992287750। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप नंबर कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 299 रुपये पे करना होगा, क्योंकि कई मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि सबको इक्वली सबको रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 299 रुपीज़ आपके लिए यहाँ पे मैंने रखा है। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको पूरा हिंदी साहित्य डिटेल में क्लासेस मिल रही हैं। क्लासेस तो फ्री में मिल रही हैं, पर डिटेल आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक वाइज आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग से है, इसका विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा बहुत अच्छे से। तो उसको कर लेंगे, और ये थ्योरी कंप्लीट पढ़ लेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, तो फिर हिंदी साहित्य में आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है।
चलिए अब हम पढ़ाई की तरफ रुख करते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देव की बात हम अगर करें तो इनका समय सबसे पहले ध्यान में रखिए, पूछ लिया जाता है। तो 1673 से 1767 ईस्वी इनका जन्म से इनका पूरा जीवन काल रहा है। इनका नाम काफ़ी बार प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? देवदत्त। ठीक है, ये इटावा के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSB का फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि देव कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए हर एक कवि का तो नहीं पूछता है, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जिनके बारे में आपको जानना है और वो हम आपको करवा भी रहे हैं। ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म देखें तो 1673 में हुआ इनका और इन्होंने अनेक राजा रजवाड़ों के यहाँ इन्होंने आश्रय प्राप्त किया। इनकी मृत्यु जो है अनुमानतः 1767 के आसपास हुई थी। इतनी बातें क्लियर है। आगे देखते हैं। देव को कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, कोई अच्छा राजा इन्हें नहीं मिला जहाँ ये टिक कर रह सके, और यही वो वजह रही कि इन्होंने क्या किया, अपना आश्रयदाता बार बार बदला। तो देव ने प्रचुर मात्रा में ग्रंथों की रचना की है, जिसकी संख्या लोग कितनी बताते हैं? 72। लेकिन जो उपलब्ध है वो कितने हैं? 15 ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं। तो इसको हम बारीकी से देखते हैं कि क्या इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जैसे इनकी एक रचना है भावविलास, इसमें आपके क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाते हैं कि ये रचना किससे संबंधित है या इस रचना की क्या विशिष्ट विशेषताएं हैं, वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में हमने वो भी आपको मेंशन कर दिया है। तो भावविलास है, किसकी रचना है? देव की रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था और ये हिंदी कविता के प्रेमी थे। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ये ग्रंथ इन्होंने सबसे पहले किसे सुनाया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके, तो ये हम कंप्लीट यहाँ पे देख लेंगे। अष्टयाम इन्हीं की रचना है। यह ग्रंथ भी आजम शाह को इन्होंने सुनाया था। जो इम्पॉर्टेंट बात होगी वही हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की बात करें तो फिर आप बुक भी पढ़ सकते हैं ना, तो बुक में तो अथाह समंदर है, फिर आप पढ़ते रहिए। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए भवानी विलास काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमने भाव विलास देख लिया, अष्टयाम देख लिया, भवानी विलास। भवानी विलास में क्या है? भवानी दत्त वैश्य नामक जो है उनके ऊपर इन्होंने लिखा है भवानी विलास। कुशल विलास, कुशल विलास में क्या है? फफूंद रियासत के राजा हैं कुशाल सिंह, उनके नाम पर इन्होंने इसकी रचना की है। प्रेम चंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा उद्योग सिंह वेंस के लिए इन्होंने लिखी थी। पूछा जाता है ये सब, तो बिल्कुल इसको कॉमन मत लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। एक लाइन में मैंने इसको समराइज़ कर दिया है कि आप इसको समझ पाएँ, क्योंकि याद रखना भी तो मुश्किल है ना, फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जाति विलास। जाति विलास में भिन्न भिन्न प्रांतों एवं जातियों की स्त्रियों का वर्णन इन्होंने किया है। जाति विलास में किसकी? जातियों की, स्त्रियों की, ये बात भी ध्यान रखेंगे। रस विलास, राजा भोगीलाल के आश्रय में इन्होंने लिखा। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा संगीत विषयक ग्रंथ है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देव कवि का ग्रंथ है, उनकी रचना है, या कौन सी रचना संगीत विषयक ग्रंथ पर लिखी आधारित है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राग रत्नाकर याद रखिए, देव की रचना है और ये संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ पर आधारित है। नेक्स्ट है देव शतक, अध्यात्म विषय ग्रंथ है। इसका विषय क्या है? अध्यात्म है। इसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण किया गया है। आगे बढ़िए, आगे है देवचरित्र। देवचरित्र में जीवन, कृष्ण के जीवन पर आधारित ये प्रबंध काव्य है। पहला पॉइंट प्रबंध काव्य है, दूसरा कृष्ण के जीवन पर आधारित है देवचरित नाम से। शब्द रसायन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। लक्षण ग्रंथ है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सर्वांग निरूपक रीति ग्रंथ है। और ये सर्वांग निरूपक क्या होता है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये शब्द हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, तो बार बार रिपीट नहीं करूँगी। आगे देखिए सुजान विनोद। सुजान विनोद सुजान मुनि के आश्रम में, या मुनि होगा, सुजान मुनि के आश्रम में इन्होंने लिखा था। और सुख सागर तरंग भी इन्हीं की रचना है, देव की। रस, नायिका भेद आदि से संबंधित कवित्व और सेवैयों का संग्रह है इसके अंदर। देव माया प्रपंच काफ़ी पूछा जाता है ये भी। प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का ये रूपांतरण है, ठीक है, अनुवाद किया हुआ है। तो ये किसका अनुवाद है ये भी याद रखिए, प्रबोध चंद्रोदय एक संस्कृत नाटक है, उसी का अनुवाद इन्होंने किया है देव माया प्रपंच के नाम से। प्रेम तरंग, प्रेम तरंग जो है ये प्रेम के महात्म्य का वर्णन इसमें किया गया है। तो देव एक समर्थ कवि हैं, प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा देव का कवित्व अधिक सशक्त है। ये पॉइंट आप तभी समझ पाएंगे जब आपने स्टार्टिंग से क्लास देखी होगी
कि ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है आपका कवित्व, क्या होता है आचारत्व, ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा और उनकी कविताओं का कुछ उदाहरण यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि देव जो हैं आचारत्व की अपेक्षा कवित्व की उनके अंदर ज़्यादा विशेषताएं रही। उनके काव्य का मूल विषय क्या था, तो श्रृंगार था, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये पंक्ति काफ़ी बार पूछी जाती है, ये भी पूछी गई है आपकी, जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो वहाँ पे आप देखिएगा ये, धार में धाय धसी निर्धार है, जाय फंसी उकसी ना उघेरी, इतना दूर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये पूरी पंक्ति है, इसको आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो देव के रीति ग्रंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जिसको हाईलाइट किया है वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देव के रीति ग्रंथों पर मम्मट के काव्य प्रकाश, ये भी याद रखिए कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो किसकी रचना है, मम्मट की। ये काव्य शास्त्र के अंदर आते हैं, आप जानते होंगे इनको। तो रीति ग्रंथों में जो यहाँ प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि देव के रीति ग्रंथों पर किसका प्रभाव है। तो देखिए मम्मट के काव्य प्रकाश का प्रभाव रहा है, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव रहा है, भानुदत्त की रस मंजरी और केशव की रसिक प्रिया और रहीम का बरवे नायिका भेद का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। यहाँ पे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बता देती हूँ। काफ़ी बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद की रचना है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, रस मंजरी पूछ लिया जाएगा, रसिक प्रिया पूछ लिया जाएगा, बरवे नाई का भेद पूछ लिया जाएगा। ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। और आपने स्टार्टिंग से क्लास लिया है तो बहुत आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे और आपको याद भी हो चुका होगा अब तक। शब्द शक्ति विवेचन में अविधा को उत्तम मानते थे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी में भी ये प्रश्न आपका बना है। तो यहाँ पे देखिए देव जो है अविधा को उत्तम मानते थे। जब शब्द शक्ति मैंने आपको कराया था तो शब्द शक्ति में ये सभी चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से बताई हुई हैं। अविधा, ठीक है, लक्षणा, व्यंजना, तो अविधा को ये क्या मानते थे, उत्तम मानते थे। तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं, मतलब कि चौथी शब्द शक्ति इन्होंने किसे माना है, उद्भावना को, ठीक है। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए एक पंक्ति है इनकी जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति रट लीजिए अच्छे से, ठीक है, रट लीजिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है या किसके बारे में एक इन्होंने ये कहा है। तो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनता है। रस क्षेत्र में देव छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की, किंतु आचार्य शुक्ल ने छल का समाहार अभित्था नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये रस से संबंधित बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि रस के क्षेत्र में देव ने छल, जो छल है ये एक संचारी भाव है। ये सब आपने पढ़ा होगा तभी आप समझ पाएंगे। रस वाला क्लास भी देख सकते हैं आप, मैंने रस बहुत अच्छे से आपको डिटेल में करवाया हुआ है, पूरा थ्योरी करवाया हुआ है बहुत अच्छे से। तो रस में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि संचारी भाव है एक प्रकार का। और क्या होता है संचारी भाव, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपका भी एक रिवीजन होता रहे। लेकिन आचार्य शुक्ल ने छल का समाहार किससे किया है, अवहित्था नामक संचारी भाव से किया है। पूरा जितना भी संचारी भाव है कुल आपके 33 हैं और ये सारा जो है हमने आपको बताया है कौन कौन सा क्या है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अलंकार निरूपण में वे भामा व दंडी के ग्रंथों से प्रभावित हैं। तो अलंकार निरूपण की अगर बात करें, वो आप देखेंगे देव कवि जो हैं वो अलंकार निरूपण का किसका प्रभाव रहा है, भामा और दंडी के ग्रंथों का प्रभाव जो है उनमें देखने को मिलता है। और ये रसवादी आचार्य है, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिए। और इनका निर्वाह जो है इन्होंने अपनी काव्य की रचनाओं में किया है। रसवादी आचार्य हैं देव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं घनानंद की तरफ। 3 ही रचनाकार हैं, तो बस फटाफट से इनको देख लेते हैं। 1689 से 1739 ईस्वी इनका समय रहा है और घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। क्या होता है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, ये सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया है, सारा कुछ है ना रीतिकाल से। अब ये लास्ट क्लास है आपका, तो सभी कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कैसा लग रहा है आपको ये पूरा क्लास ना, एक बार ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक काफ़ी ज़रूरी है ना।
आपका फीडबैक ज़रूरी है मुझे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं भी इतनी मेहनत आगे कर पाऊँ, है ना। पता चला मेहनत कर रही हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, इनका जो जन्म है वो 1689 ईस्वी, मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय में इनकी मृत्यु हो जाती है 1739 ईस्वी के लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वो कहाँ, किन के यहाँ वो मीर मुंशी थे, या पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन से कवि मीर मुंशी के पद पर थे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो मीर मुंशी कौन थे? घनानंद। और जाति से क्या थे? कास्त। ठीक है। एक सुजान नामक वैश्या से वो प्रेम करते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो घनानंद के आगे ना बहुत सारी इनकी कहानियाँ हैं जो यहाँ पे नोट्स में लिखना तो मुझे ठीक नहीं लगा, मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको जो एक है ना लाइन वो आपको याद रहेगा। तो ये सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन दरबार में कुछ जो कुचक्रिय थे, जो भी उनके मंत्री वगैरह होते थे, उन्होंने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं, है ना। तो जब बादशाह को ये पता चलता है तो वो बुलाते हैं और बोलते हैं उनको गाना सुनाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, बहुत टाल मटोल करने लगते हैं, उनको नहीं गाना होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं कि ये ऐसे गाना नहीं गाएंगे, आप सुजान को बुलाइए। सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था। तो सुजान अगर आएंगी, वो अगर कहती हैं तो ये ज़रूर गाना गाएंगे। तो उस पर ये बात उठती है। तब लोगों ने कहा कि बुला के लाते हैं। तो सुजान को बुलाया जाता है और सुजान आती हैं और घनानंद ने उनकी ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके क्या किया, गाना सुनाया। अब इसको क्या कहते हैं, बादशाह ने अपनी बेअदबी समझी। उनको गाना तो बहुत पसंद आया, लेकिन वो क्या किए, शहर से, अभी इतनी कहानी सुनाने का क्या मतलब था कि ये लाइन आपको समझ में आ जाए कि एक बार राजा के आदेश के विरुद्ध जाने पर उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये कहानी इसीलिए आपको सुनाया गया ताकि आप इसको समझ पाए, रिलेट कर पाए। एक कहानी के माध्यम से बेहतर समझ में आता है और काफ़ी दिनों तक याद भी रहता है। तो जब इन्होंने उन राजा की ओर पीठ करके गाना गाया तो उन्हें लगा कि ये मेरी तो बेइज्जती है। तो वो उन्होंने क्या किया, उनको शहर से बाहर निकलवा दिया। तो जब वो जाने लगे तो वो सुजान को भी अपने साथ लेके जाना चाहते थे। वो उनको कहते हैं, उसी राज दरबार में वो एक वैश्या थी और उनको साथ ले जाने के लिए कहते हैं। इस पर सुजान क्या करती है, मना कर देती है, इनकार कर देती है। और इसी बात पर जो है उनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वह वृंदावन जा कर के रहने लगते हैं। तो वो इनकार कर देते हैं। ठीक है, सुजान क्या करती हैं, इनकार कर देती हैं और इस पर ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ये वृंदावन आकर के निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो जाते हैं। अब ये कहानी आपको याद रहेगी, इससे आपको ये याद रहेगा कि घनानंद जो है वो निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव थे और ये इस संप्रदाय से जुड़ गए थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, जिससे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि घनानंद जो है वहाँ पे निम्बार्काचार्य या फिर निम्बार्क संप्रदाय से उनका क्या संबंध है। तो ये इसीलिए है क्योंकि उनको जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो वृंदावन चले जाते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्ले आम के अंदर वो मारे जाते हैं। कविता में अक्सर आप देखेंगे सुजान शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है। तो काफ़ी बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्न एक पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें सुजान का अर्थ क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो दो ही अर्थ में ये हमेशा लिखते थे। एक तो ये कि ये कृष्णवाची है, कृष्ण का भी एक अर्थ में सुजान आता है, और एक सुजान नामक उनकी वैसे जो उनकी प्रेयसी थी। तो ये इन दोनों के लिए इन्होंने लिखा है। अब देखिए इनकी ग्रंथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इनकी पर्सनल लाइफ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको इतना कुछ डिस्कस किया। अब देखिए घनानंद जो है, इनका 5 ग्रंथ जो है ये काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकांड। और इसको बिल्कुल हूबहू याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त इनके कवित और सेवैये के फुटकर संग्रह भी मिलते हैं। ये पंक्ति मैंने आपके रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से ली हुई है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से मैंने उठाया, जो नगेंद्र की बुक में मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने वहाँ से उठाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जिनमें 150 से लेकर के 400 तक छंद संकलित हैं। और ये कौन कह रहा है, शुक्ल जी कह रहे हैं। और शुक्ल जी जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है, वो इसलिए नहीं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो शुक्ल को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है, उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा।
अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, तो उन्होंने घनानंद के कुल उपलब्ध कवित और सेवैये की संख्या 752 मानी है, पदों की संख्या 1057 और दोहे चौपाइयों की जो संख्या है वो 2354 मानी है। अब ये यहाँ पे इस प्रकार से लिखने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे नगेंद्र और शुक्ल काफ़ी फेमस है, आप जानते हैं कि इनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उस पर प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं, जो भी इन्होंने पुस्तक लिखी हैं, उसमें इन्होंने ये बातें कही हैं और ये दो पुस्तक को मैंने अपने नोट्स में आधार बनाया है, इस वजह से मैंने इन दोनों का स्टेटमेंट यहाँ पे उठाया हुआ है। अब इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जो पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे किन्होंने क्या कहा है इनके बारे में। तो देखिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादारी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। ये किसने कहा है? शुक्ल जी की वैसे पंक्ति है ये। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी और कवि का नहीं। ये सब इनके बारे में कहा गया है। घनानंद उन बिरले कवियों में है जो भाषा की लांछनिक पदावली की शक्ति से परिचित हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ये पंक्ति आपका बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लांछनिक, मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र की जो छटा घनानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है, वह बाद में आधुनिक काल की छायावादी कविता के उपलब्ध होती है, अन्यत्र नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए, लांछनिक का मतलब क्या है? लक्षण पर आधारित। आपने पढ़ा होगा ना शब्द शक्ति, तो आप जानते होंगे कि लांछनिक क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुड़ चीज़ों को, मतलब कुछ ऐसी बातों को कह देना जिसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें आपको छायावादी कविताओं में फिर देखने को मिलेगा जब हम आधुनिक काल करेंगे ना बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा छायावाद की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछा जाता है वो सब, तो वहाँ से हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रहस्यवादी चीज़ें जो आपकी महादेव वर्मा जी हैं, छायावादी स्तंभ की मानी जाती हैं, स्तंभों में से एक हैं, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत रहस्यवादी होती थी। तो ये सब जो है अब आप समझ गए होंगे कि लांछनिक मूर्तिमत्ता का बात यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। सबसे पहली पंक्ति से ही आपको याद आ रहा होगा कि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। अति सुधो स्नेह को मारा गया है, ये किसकी पंक्ति है? याद रखिए, घनानंद की है। ठीक है, ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आपका ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है, ये वाला, निधि नीर सुधा के समान करो सबही विधि सुंदरता सरसों, ये सब देखिए पूछा जाता है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये शॉर्ट इसको करके आप रोक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण ना करके हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों पर इन्होंने काव्य रचना की है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए, स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कौन थे? तो घनानंद हो जाएंगे। रीति मुक्त थे ये सभी चीज़ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पद्माकर को देखते हैं फटाफट से। तो रीति काल के कवियों में पद्माकर का नाम लोकप्रिय है। बिहारी के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो पद्माकर ही हुए थे। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पद्माकर के पिता हैं मोहनलाल भट्ट, क्योंकि ये खुद भी एक महान विद्वान कवि थे, पूछा जाता है। पद्माकर का जन्म बांदा, ये भी आपका देखिए देव का भी पूछा जाता है, और इनका पद्माकर का भी जो है ना जगह पूछ लिया जाता है, तो बांदा याद रखिएगा। 1753 में हुआ और 80 वर्ष की आयु में 1833 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। हिम्मत बहादुर विरुदावली इनकी एक रचना है, देख लेते हैं। पद्माकर किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। हिम्मत बहादुर अवध के बादशाह की सेवा के बड़े अधिकारी थे। उनकी वीरता पर मुक्त होकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना की। अब देखिए कहाँ पे किस प्रकार से कौन सी रचना की, बहुत पूछा जाता है ये, खास करके अगर हम बात करें पद्माकर की तो। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो हमने लिखा है ना वो इसीलिए लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है। सतारा के महाराज रघुनाथ राव ने इन्हें 1 हाथी 1 लाख रुपया और 10 गांव जो है भेंट में दिया था। ये भी पंक्ति पूछी गई है आपकी।
तत्पश्चात पद्माकर जयपुर के राजा प्रताप सिंह के यहाँ रहे। उनके यहाँ जगत सिंह के संरक्षण में रहकर पद्माकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जगत द्विनोद की रचना की। ये इस प्रकार से लिखाता है, ठीक है, जग द्विनोद। और ये आपका हिंदी में टाइपिंग में था नहीं, तो इस तरह से ये भी सही है, ठीक है, गलत नहीं है। तो जगत द्विनोद याद रखिए, इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो यहीं पर इन्होंने अलंकार ग्रंथ की भी रचना की है, पद्माभरण। तो कौन सी होगी, अभी हम टेबल के माध्यम से देखेंगे, चिंता मत कीजिए। जगद्विनोद और पद्माभरण ये भी इनकी रचना है। महाराजा जगत सिंह के स्वर्गवास हो जाने के बाद जो है ये ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया के दरबार में रहे। अब इतने सारे इनके आश्रयदाता का नाम मैंने इसलिए यहाँ पे नोट किया है क्योंकि पूछा जाता है कि ये किस आश्रयदाता के यहाँ इन्होंने रहा है, तो आप सबके बारे में जानेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही पूछा भी जाएगा, सब नहीं पूछा जाएगा। तो जो जो पूछा जाता है वो हमने यहाँ पे दिया है। बेसिकली एक आधार भी बनाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं लगातार अगर 10 साल के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आता जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हितोपदेश का भाषा अनुवाद इन्होंने ग्वालियर में रहकर किया। बाद में वो ग्वालियर से बूंदी आ जाते हैं और वहाँ पे वो कुछ साल रहते हैं, ठीक है, फिर बांदा आ जाते हैं। अंतिम समय में वो रोगग्रस्त रहते हैं और रोगग्रस्त होने के दौरान ही उन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की थी। तो जो जो छोटी छोटी डिटेलिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको याद रखिए। अंतिम समय निकट जानकर वह कानपुर में गंगा तट पर रहने लगे और वहीं उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। याद रह जाएगा ना, अब कानपुर में गंगा तट पर वो रहने लगते, वहीं पर उन्होंने गंगा लहरी की रचना की। अब हम एक बार निम्नवत देख लेते हैं इनकी रचना, और क्या कौन किस प्रकार का ग्रंथ है वो भी जान लेते हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली वीर रस प्रधान चरित काव्य है। कलर चेंज कर लेते हैं। प्रताप शाही विरुदावली ये एक चरित काव्य है। कली पचीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलयुग का वर्णन इसमें है, ये बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सी रचना में कलयुग का वर्णन है और ये या फिर किसकी रचना है। जगद्विनोद श्रृंगार रस का ग्रंथ है, रस निरूपण रीति ग्रंथ है, ये भी आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है, याद रखिएगा, लक्षण ग्रंथ। प्रबोध पचासा वैराग्य निरूपण है इसमें, ठीक है। और गंगा लहरी जो है वो गंगा महात्म्य पर आधारित है। तो ये रही इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए जगद्विनोद जो है कभी कभी रचना से भी पूछ लिया जाता है, कौन सा प्रकरण कितना छंद है, जो इम्पोर्टेंट है वो वाला। तो जगद्विनोद में 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना के आधार सामग्री क्या है, मतलब किसके ग्रंथों को इन्होंने आधार बनाकर ये रचनाएं रची हैं, जगद्विनोद के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए भानुदत्त की रसमंजरी, इसको ऊपर घनानंद ने भी देखा है, देव कवि ने देखा है। और इसके बाद केशव की रसिक प्रिया और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से लिया गया है आधार, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ये पंक्ति आप ऐसे भी सीधा सीधा याद रखिए। केशव की रसिक प्रिया, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण 100 टाइम्स पूछा गया है, याद रखिएगा। इनका होली विषयक एक सेवैया है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। होली फागु की भीड़ अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। और ये पंक्ति आपका बहुत बार पूछा गया है। फिर ये तो आपको याद होगा, काफ़ी बार देखा होगा आपने इस क्वेश्चन को। नैन नचाए की मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, तो ये किसकी पंक्ति है, याद रखिए, पद्माकर की, ठीक है। पद्माकर की कविता में अनुप्रासिकता के साथ कोमल भाव तरंग, मधुर कल्पना, साफ सुंदरी ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। अब यहाँ पे भी कुछ पंक्ति यहाँ पे दी गई है आपकी, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा सबको। कह एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल, हाल ही चलो तो चलो जोरे जुड़ी जाए। कहे पद्माकर नहीं तो ये वाला पूछा गया आपका काफ़ी बार। फिर आपका एक बार ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है सब हमने यहाँ पे देख लिया, ये बुक से ही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब देखिए कुछ लोक जीवन पर आधारित रचनाएं जिन्होंने की हैं, 2-3 लाइन में इसको देख लीजिए, फिर हम अपने क्लास को ख़त्म करेंगे और पूरा रीतिकाल आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आज। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको नोट्स तो मिल ही गया होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने आपको दे दिया है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ग्रुप में डाल दिया गया है, तो मैसेज नहीं कीजिए, आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप ग्रुप में जाइए,
मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रीतिकाल के कवियों में से कुछ ही कवि ऐसे हैं जिन्होंने लोक जीवन को अपना काव्य विषय बनाया। मतलब अधिकतर लोगों ने क्या किया, रीतिकाल की जब प्रवृत्तियों को पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इन्होंने राजसी सुख भोग, नायिका भेद वर्णन, या फिर यहाँ पे इन्होंने जो है युद्ध वर्णन किया है, राजाओं की विलासितापूर्ण जीवन पर लिखा है, उनके वीरता का बखान किया, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया है, पर लोक जीवन पर ध्यान इन्होंने नहीं दिया है। तो इस प्रकार के कवि अधिकतर हुए जो नीतिकार और सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब कौन है वो? वृंद कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। वृंद कवि पूछे जाते हैं। गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी और वैताल आदि। तो ये जो चार हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में एक एक लाइन में हम इसको देख लेते हैं। वृंद कवि 1704 ईस्वी, वृंद सतसई के नाम से इन्होंने नीति ग्रंथ लिखी जिसके 700 दोहे हैं। ठीक है। बैताल चरखारी की बात करें तो बुंदेलखंड के हैं। बुंदेलखंड के राजा प्रताप सिंह विक्रम शाही, रसिक विक्रम शाही के नाम पर प्रसिद्ध इनके सभा कवि थे ये। रीतिकाल के नीतिकारों में दीनदयाल गिरी भी प्रसिद्ध हैं। 1802 इनका समय है। और महत्वपूर्ण स्थान है लौकिक विषयों पर लिखी इनकी ग्रंथ अनियोक्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। इनका जो रचना है ये पूछा जाता है। अनियोक्ति कल्पद्रुम किसकी रचना है? दीनदयाल गिरी की। गिरिधर कविराय की बात करें तो इनकी कुंडलियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं जो नीतिपरक होती हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों ने लोक जीवन की उपेक्षा की है। मतलब ज़्यादातर लोगों ने जो है लोक जीवन पर आधारित रचनाएं नहीं रची हैं, विषय वस्तु उनकी नहीं होती थी। दरबारी वातावरण पर इन्होंने लिखा है। श्रृंगारिकता, रसिकता के कारण उनके साधारण जनता के दुख की उनको अनुभूति नहीं थी, ना ही उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं था, जो भी रीतिकाल के कवि हुए। इसलिए रीतिकाल में लोक जीवन की उपेक्षा हुई है। तो काफ़ी बार जो है पंक्ति में आपको प्रवृत्ति में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि रीतिकाल में लोक जीवन की उपेक्षा हुई है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप जानेंगे जब आप पढ़ेंगे। इन्हें तो स्वतंत्र सर्वत्र नायिका की रस भरी चितवन, उन्नत उज और सुंदर गात के बारे में इन्होंने लिखा है। मतलब नायिका भेद का वर्णन इन्होंने ज़्यादा किया है। लोक जीवन की सरस चित्रण की वृत्ति इन्होंने नहीं की है। तो आई होप आपको पूरा रीतिकाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके पूरे नोट्स भी आपको मिल गए होंगे। साथ में से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। बस जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ उसको करते जाइए और बहुत ही अच्छे से आपका हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।